अर्थिंग वर्थिंग वाले जो चैप्टर है ना, ये सारे। और अभी फिक्स नहीं है, मतलब ये अभी फिक्स नहीं है, अभी उन्हें अपना टाइम टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए भाई बच्चों, सभी लोग लाइव आ जाए, शुरुआत की जाए। आज नींद नहीं आई थी दोस्त आलम। जिस दिन तुझे नींद नहीं आती उस दिन तो आता है क्लास में दोस्त। सोचे अपना उठ गया तो क्या करूँ, अपने क्लास में चल लेता हूँ। बुलन अलजेब्रा को सीख रहे थे ना हम लोग। एन बिट के लिए मीन टर्म्स या मैक्स टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर n। n बिट के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन टू 2 की पावर n। टू की पावर n है। मान लिया कहीं n बिट के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन कितने बनेंगे, तो वो है टू की पावर n। और मीन टर्म और मैक्स टर्म कितने बनेंगे, वो है 2 की पावर n। ये शायद हमने कल भी लिखा था, 2 की पावर n। देखिए एक चीज को दिमाग में रखना, मान लिया मेरे पास में कोई ये ट्रुथ टेबल दी गई है 0 0 और के लिए बनाइए। और के लिए बना लिया आपने, और के लिए, एंड के लिए, जिसके मर्जी आपने बना लिया। देखो बेटे, इसे लिखने का दो तरीके हैं। एक होता है SOP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट का सम करना। SOP में याद रखेंगे प्रत्येक टर्म को मीन टर्म कहते हैं। SOP में प्रत्येक जो टर्म है उसे मीन टर्म कहेंगे। इसमें जो आउटपुट लिया जाएगा तब लिया जाएगा जब 1 आया। पहले क्या करना है, प्रोडक्ट, उसके बाद में सम करना। जैसे बेटा 1 कहाँ कहाँ आया है,
ये 1 आया है, ठीक है। तो 1, ये देखिए इसमें जो a है, a को क्या लिखोगे, क्योंकि 0 है, b को क्या लिखोगे, b। यहां से बेटा a और ये क्या हो गया, b बार, यहाँ a और b। तो अब जो आउटपुट लिखोगे एसओपी में, तो a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ये पहले देखो गुणा है और बाद में सम है, ये तरीका होता है एसओपी। ये हमारा टेक्निकल के लिए जरूरी नहीं है, हमारा सिर्फ कंप्यूटर पोर्शन के लिए जरूरी है, थोड़ा सा पार्ट जो करवा रहा हूं आपको। एक होता है पीओएस, इनकी फुल फॉर्म भी जरूरी है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें प्रत्येक टर्म को मैक्स टर्म कहते हैं, और पीओएस में आउटपुट तब कंसिडर किया जाता है जब 0 होता है। चलिए इसे बस इतना ही लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा देखिए वेन डायग्राम। कई बार वेन डायग्राम हमें किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा सॉल्यूशन दे देता है। हो जाओ जल्दी सेट बाबू। मान लिया बेटा ये ए है और ये दो सर्कल है, ये बी है, ठीक है। तीन होते ए बी सी, तीन मान लेते। मान लिया आपको कहे इसमें दो तीन चीजें देखनी है आपको। देखो यहाँ जो खाली है, यहाँ ए और बी कुछ नहीं है ना, तो ना ए है ना बी है। अब बेटा जो ये वाला हिस्सा है, इसमें इस वाले हिस्से में ए है नहीं, हमें तो दिख रहा भाई ए है लेकिन बी नहीं है। तो इस वाले हिस्से के लिए जो ए है वो ऐसे ही है और बी नहीं है तो बाहर। फिर देखो जो ये हिस्सा है, बिट्टू जी आज 10 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक लाइट नहीं आएगी। ये ए बार है और ये बी, क्योंकि ये नहीं है बी दिया। देखो बेटा इस वाले एरिया में ए और बी दोनों है, तो ये लिख दिया ए बी, ठीक है भाई। जैसे कि हमने कहा ना कि बहुत छोटी छोटी चीज है, जैसे हमें ये दे दिया ये ए है और ये बी है। आपको कहा गया है कि जो ये शेडेड एरिया है, जो डार्क किया गया एरिया है, ये इसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन दीजिए। इसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन लिखो। अब देखो जी क्या लिखना बेटा, ये क्या सीखा है अभी, ए बार बी, और ये क्या सीख कर आए,
इसके लिए होगा जी ए बी प्लस ए बार बी, समाप्त। जो है वो एज इट इज, जो एब्सेंट है उसका बाद, बस ये रहा जी। ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन होगा, ये होता है वेन डायग्राम से रिजल्ट। जितना भी एरिया डार्क करेगा, मान लो ये दे दिया कि डार्क जो किया गया है, सेट जो किया गया एरिया है, उसके हिसाब से लॉजिक एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है जी। तो आपने इसका क्या हो गया ए बी, ये क्या ए बार बी। जैसे ये वाला है, अगर ये भी डार्क होता, ये इसके लिए भी पूछता, तो ये ए बी बार, ये कर लेते हैं। हो गया जी, ये लिख लो इसे। क्या बात, आज सुबह भी पहुंच गया दोस्त भाई, ये होती है लगन तो खतरनाक। लेकिन हमारी दीवार में तो नहीं मार रहे हैं। ठेकेदार है, छोड़ नहीं आया तो इतने टेंशन क्यों लेनी, दिमाग पे जोर नहीं डालना। देखो इसका जो मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या बता रही है, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी गुणा का, पहले गुणा करनी है टर्म्स को, उसके बाद में योग करना है। ये आउटपुट तभी देगा जब 1 होगा।
तो देखो 1 यहाँ भी है, ये भी और ये भी है। इसके सामने देखो 0 है, 0 का मतलब क्या लिखते आए, बार, और 1 का मतलब, तो एक तो ये मिल गया ए बार और बी। फिर देखो यहाँ 1 है तो 1 का मतलब ए और 0 का मतलब बार, तो ये मिल गया ए बी बार, और ये मिला ए बी, तीनों की गुणा कर ली और उसके बाद में तीनों का योग। तो इससे कहा बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट। होता तो पीओएस भी है लेकिन ये हमारे लिए उतना खास नहीं था। चले भाई आगे बढ़े, चलो जो नेक्स्ट बेटा शुरू करते हैं। आपके पास में बहुत छोटे छोटे चीजें है लेकिन इनको पढ़ जरूर लेना एक बार। देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट, देखिए इसमें ये लिखेंगे, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं है। इसमें वर्तमान आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है। इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, इसमें वर्तमान आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है। ये तो दो पॉइंट है इससे रिलेटेड। अब इसमें देखिए बेटा, इसके जो उदाहरण है ये है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, डी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये इसके उदाहरण है। ये इसके उदाहरण हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के। जैसे सबसे पहला जो दिया है, शुरुआत करते हैं हाफ एडर। ये इनमें बेटा दो दो चार चार लाइन में सब में लिखनी पड़ेगी इनमें। अब आपसे बहुत गहराई में जाके नहीं पूछेगा लेकिन हाफ एडर क्या करता है नॉर्मल पूछ लेगा। हाफ एडर देखिए क्या करता है, यह दो बिट को जोड़ता है, यह दो बिट को जोड़ता है। याद रहेगा भाई। देखो बेटा अब दो बिट है ए बी। अच्छा जब भी हम जोड़ते हैं तो एक हमें मिलता है सम है जी, और एक हम लोगों को मिलता है कैरी, यही तो मिलता है भाई। उसमें बोरो लेते हैं जब हम घटाते हैं, इसमें क्या मिलता है ये कैरी। हिंदी में क्या कहते थे, हासिल। जीरो जीरो हासिल इसे बोलते हैं, बोरो को बोलते हो तो
जीरो जीरो जोड़िएगा, जीरो जीरो को जीरो, जीरो वन को वन, भाई कैरी कुछ मिला नहीं ना, वन जीरो को वन, वन वन को रिजल्ट जीरो। ठीक है भाई, यही तो मिलेगा हमें जोड़ के। देखो बेटा, जब हम सम लिखेंगे, जब आप सम लिखेंगे यानी योग, तो वन के सामने क्या क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ऑब्जेक्टिव देख लो, ये बताओ हाफ एडर में योग क्या मिलता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। अरे भाई बच्चों, यही तो है ए एक्सॉर बी। ठीक है, कैरी को देख लो, बस समझो ये चार चीजें तो भी खत्म हो जाएगी हमारी। कैरी है, कैरी क्या हो गया, वन के सामने क्या है, ए बी, तो भाई यहां सिर्फ हमें मिलता है ए बी। तो अगर हमें इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनानी होती, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, हाफ एडर क्या करता है, दो बिट को जोड़ता है, सम क्या मिलता है, ए एक्सॉर बी, कैरी क्या मिल रहा है, ए बी। तीन चीज तो ये होगी। अब देखो, जैसे मान लिया आपने सर्किट बनाई, मैंने कहा तो ये लॉजिक गेट लास्ट तक रहेंगे डिजिटल में भाई, तो अगर ये ए है ये बी है, तो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है बेटा, ये क्या कहलाएगा, सम। क्या हो गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है जी। दूसरी चीज देखिएगा, यहां से ए ले लिया और ये हमने बी ले लिया, तो ये क्या मिलेगा, कैरी एंड गेट लगा दिया ना, ए बी। तो मान लिया आपको ये चित्र दिखाया जाए तो आप पहचान लीजिएगा भाई ये और कुछ नहीं, ये तो हमारा हाफ एडर है। ठीक है, अब जैसे आपको दिया गया फुल एडर, तो आपको बेटा ये करने की जरूरत नहीं, फुल एडर में सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है, यह 3 बिट को जोड़ता है। बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल से बड़ी बात है, यह 3 बिट को जोड़ता है, सिर्फ ये याद रखिए। अब बात करते हैं हम हाफ सबट्रैक्टर की। देखो अभी हमने गाना जोड़ना और घटाने की बात चल रही है अभी, हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर में याद रखना है, यह 2 बिट को घटाता है, यानी कि डिफरेंस दे देता है। तो ए बी, भाई अंतर डिफरेंस और बोरो, देखो जी, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, घटाओ भाई, 0 में से 0 गया 0, बोरो 0। अभी 0 में से 1 जा सकता है क्या, नहीं जाता, तो वही हमने बोरो लेना 1, यहां 1 बोरो लेकर कितने का काम करेगा, 2 10, बेस तो बाइनरी का 2 होता है, नींद उतरी नहीं गया, रात के नहीं उतरे, दोनों उतर गए, तो यहां 2 का काम, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया, 1 में से 0, तो इसमें से 0 और 0, भाई 0 में से 1 नहीं जाएगा तो एक बोरो ले लिया, 1 लेते यहां कितने का काम कर रहा है, 2 का, 2 में से 1 गया तो बेटा 1। देखो जी,
जो हाफ सब्ट्रैक्टर है, अरे बता सकते हो, अगर आपसे पूछे क्या करेगा तो आपको कहना है कि 2 बिट को घटा देता है, ये बात खत्म। देखो यहां पर हमें सम ए एक्सॉर बी मिल रहा था, यहां आपको जो डिफरेंस है, अभी रुक जाओ, यहां जो डिफरेंस यानी अंतर मिलेगा भाई, ये भी आपको ए बार बी प्लस ए बी बार ही मिलेगा। डिफरेंस नहीं देगा? लॉजिक गेट में कभी सिखा तुमने माइनस चिन्ह? ये भाई डिफरेंस यहाँ एक्सप्रेशन मैंने डिफरेंस यहाँ किया है दोस्त, घटाया नहीं यहाँ। हाँ भावुक हो गया तो, भूख लग गई क्या अभी? हाँ, तो ये था ए एक्सॉर बी, और यहां पर देखो बोरो ए बार और बी, देख लो यहां 1 है तो ये ए बार और बी। सिर्फ याद रखो हाफ एडर कितने बिट को जोड़ेगा? तो फुल एडर, हाफ एडर में जो सम मिलेगा वो ए एक्सॉर बी, हाफ सब्ट्रैक्टर में जो डिफरेंस मिलेगा ए एक्सॉर बी। बस मैंने कहा तो सब में एक एक लाइन लिखो, खत्म करेंगे। देखो बेटा, जो फुल सब्ट्रैक्टर होता है, जो फुल सब्ट्रैक्टर है, मात्र याद रखना है कि यह 3 बिट को घटाता है, याद रहेगा। अब देखो जी, एक शब्द होता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर यह मैनी इनपुट कई सारे इनपुट को एक सिंगल आउटपुट में बदलता है, इसे पैरेलल टू सीरियल। देखो इधर मैनी इनपुट एक से ज्यादा, तो हमने पैरेलल, सिंगल का मतलब सीरियल, तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर कहते हैं। देखो भाई बच्चों, इसमें यह भी याद रखना है, इसे डाटा सेलेक्टर कहते हैं। ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, सिंबल मिलेगा ये, अगर हम देखो भाई बच्चों, इन्हें कहेंगे इनपुट, इसे कहेंगे आउटपुट, इसे कहेंगे डाटा या सेलेक्ट लाइन। तो जैसे 2x1 दिखाया है, तो इसे लिख देंगे 2x1। हमेशा याद रखिएगा, देखो यदि ये ऑब्जेक्टिव भाई डाटा लाइन n हो, तो
इनपुट लाइन 2 की पावर n होगी। अगर ये 1 ले रहे हो ना तो ये 2 की घात 1 कितनी बनाओगे? 2 बनाओगे। और भाई यदि ये मान लिया हम ये कहें कि हमने ये 2 बनाई जी, S0 और S1, तो इनपुट लाइन कितनी बनेगी? 4 बनेगी। तो ये बना दी हमने 4, तो 4 इंटू 1। भाई ये भी हम कह सकते हैं अगर ये 4 है तो जी ये 2 है, क्योंकि देखो अगर ये 2 ली है आपने तो आपने कुछ और नहीं किया, यहां 2 की घात 2 करके 4 किया है। ठीक है भाई। यदि आपको ये दिया जाए, ये जो सिंबल है इस तरह का, ये इसका मतलब है ये है मल्टीप्लेक्सर। S0, S1, S2 कितने दे दिए? 3 दे दिए रे। तो ये बताओ ये कितने बनेंगे? 8। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि 2 की घात क्या करोगे? 3, ये बनेगी 8। ठीक है भाई। मल्टीप्लेक्सर के बारे में सिर्फ याद रखिए कि यह कई सारे इनपुट को एक आउटपुट में बदल सकता है, यह पैरेलल से सीरियल कन्वर्ट कर सकता है, इसे डाटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है जी। बस ये याद रखिए कि ये डाटा या सेलेक्ट लाइन अगर n है तो बेटा ये 2 की घात n लेना है, आउटपुट सदैव 1 लेना है। तो ये था मल्टीप्लेक्सर। अब है डी मल्टीप्लेक्सर। बेटा इसे कई बार हम डी मक्स भी लिख रहे हैं। जैसे यह एक इनपुट, यह एक इनपुट को मैनी आउटपुट में बदलता है। इसे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर कहते हैं। इसे डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इससे उल्टा ही तो है ये। इसे इनपुट पे क्या है? 1 है। ये 1 ले लिया, और ये अगर 1 है तो आउटपुट कितने बनाओगे? 2 बनाओगे। यहां पर आउटपुट क्या है? 2 की घात 1 करके देखोगे क्या है? 2 है। अरे यहां वो इनपुट था, यहां आउटपुट है, मेथड वही सेम है दोस्त। जैसे मान लिया ये S0 और S1 है, तो आउटपुट कितने बनाओगे? I0 I1, तो ये हो गया हमारा 1 गुणा 2, और ये हो गया जी 2 गुणा 4। अब जल्दी से बेटा यहां से लिख लो, ये नहीं लिखा तो लिख लिया ये भी, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, घर की बात है, लिख लो। थकान लग गई दोस्त?
सुमित कहाँ बैठा आज? अच्छा, पर रजा साहब किधर पड़े आज? ओहो। और दोस्त बढ़िया? तबीयत तबीयत? हाँ भाई आलम, तो आज तो तेरा जो व्रत है इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं? टूटा हुआ दिल है इसका, बैंकर वाला। साकिब पासा कहाँ है? अच्छा वो तो बाद में आता है, नहीं तो एक शेरो शायरी सुनवा देते आज इसके लिए। बस डिजिटल समाप्त हो जाएगा ये। लिख लिया ये? चलो नेक्स्ट पेज पे। लिख लिया नेक्स्ट पेज वाला? हमारे कंप्यूटर में कुछ बहुत आसान भी सवाल पूछ रखे हैं। 10 से 12 तो बहुत बेसिक सवाल होता है। कौन सी विंडो इनवैलिड है जी? तो विंडो 11 इनवैलिड थी, सवाल पूछा हुआ था। 10 तक ही है ना, तो 11 वाली। एक था है, जो हम ये पीपीटी नहीं बनाते, या जो हम वर्ड में भी लिखते हैं, तो पैराग्राफ को एडजस्टमेंट नहीं करते, अलाइनमेंट करते हैं, जो इसमें दिया हुआ था। जो आप एक किनारे पे लाते हो पैराग्राफ को, फिर उस किनारे पे बीच में लाते हो, हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं उसे, पैराग्राफ अलाइनमेंट बोलते हैं उसे। फिर ये भी है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है हमारे पास वर्ड और इसमें पीपीटी जो बनाते हैं पावर पॉइंट में, तो टेबल इंसर्ट, इमेजेस, टाइमर, इस तरह का एक सवाल था। मतलब एमएस ऑफिस पे जो नॉर्मल कंप्यूटर ऐसे चलाता होगा ना, उससे रिलेटेड थे। जैसे इनवैलिड जो एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस होता, इनवैलिड पूछा था कौन सा है? 200, 200, 256, 200 कुछ ऐसा था। लिख लिया बेटा ये? अब लिखना है इसमें डिकोडर और एनकोडर।
लिख लिया? जल्दी लिखो यार। ये सेलेक्ट लाइन है, लिखा मैंने सेलेक्ट या डाटा लाइन। देखो जैसे आपको ये कहें निम्न में से इनवैलिड मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, तो 5x1 का कभी संभव नहीं है, 6x1 का पॉसिबल नहीं है। हमेशा इनपुट 2 की घात वाले ही होंगे, जैसा 2, 4, 8, 16, 32 वही होंगे। इसमें आउटपुट 2 की घात वाले ही होंगे सारे। जैसे अगर 2 है तो 2 घात 2, 3 है तो 2 घात 3। चले भाई आगे बढ़े। एक होता है देखो डिकोडर, जो हमने लिखा था, यह है मैनी इनपुट को मैनी आउटपुट में बदलता है। डिकोडर लगभग डीमक्स के जैसे ही काम करता है। डिकोडर डीमक्स के जैसे ही कार्य करता है। देखो बेटा, अगर यहाँ इनपुट है, कितने इनपुट है? 2। तो आउटपुट कितने बनाओगे? 4। ठीक है। कुल मिलाकर अगर ये इनपुट की संख्या n हो तो आउटपुट 2 की घात n होंगे। ठीक है। अगर ये 3 होते तो कितने होते? 4 होते तो यहाँ इनपुट और आउटपुट है, तो एक से ज्यादा इनपुट है, एक से ज्यादा इनपुट है, एक से ज्यादा आउटपुट है, ये याद रखना। तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ इतने पॉइंट को आप पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। एनेबल होता है ये, मतलब ये तभी नॉर्मल काम करता है जब e बराबर 1 होता है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए सीक्वेंशियल सर्किट। क्या? अरे बॉक्स में तो बहुत चीजें हैं जिस प्रकार से, बॉक्स के अंदर तो बहुत बड़ी कहानी है। बॉक्स के अंदर ये कहानी है कि 3-3 घंटे में एक ही निपटे, फिर 2-2 घंटे में। अरे यार इतने गहराई में क्यों जा रहे, जो लिखाया वो पढ़ो बस। देखो तुम्हारे काम की चीज होती तो वो भी बनवाता। अबे आलम बाबू, बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है इसमें? ये तुम्हारे जो मल्टीप्लेक्सर लिखा है ना, मैंने वही चीज लिखा है जो तुम्हारे काम की है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे। तो मल्टीप्लेक्सर ज़्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 घंटे
का टॉपिक होता है, जिसमें मल्टीप्लेक्सर को एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो बस ये पेपर में पूछता भी है तुमको, तो ये पूछता है कि डिकोडर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो ये एक से ज़्यादा इनपुट को एक से ज़्यादा आउटपुट में बदलता है। इनपुट की संख्या यदि n है तो आउटपुट की हमें 2 की पावर n मिल जाएगी। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। देखो, कॉम्बिनेशन की परिभाषा क्या है कि इसमें वर्तमान आउटपुट वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। देखो, सीक्वेंशियल की परिभाषा है, इसमें वर्तमान आउटपुट वर्तमान इनपुट व भूतकाल आउटपुट पर निर्भर करता है। यानी कि जो वर्तमान आउटपुट है, 2 पर डिपेंड कर रहा है। वर्तमान इनपुट ठीक है जी, इसमें मेमोरी होती है। मेमोरी उदाहरण है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, प्रतिरोध नहीं है ये, जी है यहाँ, रजिस्टर, काउंटर। आपको सीखना होता है बेटा ये फ्लिप फ्लॉप, थोड़ा रजिस्टर के बारे में। काउंटर तो सीखने की जरूरत नहीं है आपको। लिख दिया दोस्त? हाँ, तो बहुत तेज चल रहा है, सही है। तो आज कौन कौन पकड़ेगा रेलगाड़ी तुम में से? आज कौन कौन जाएगा? चलो सही है, चलो वेरी गुड। कल जाओगे ना? हाँ, अच्छा 13 तारीख है, 14 है कल। हाँ, मतलब कल कौन कौन पकड़ेगा रेलगाड़ी? अरे वो बढ़िया, बाकी सब यही हो ना? अच्छा, परसों? तो भाई देखो, संडे को आपके 4 चैप्टर की मैराथन है। चाय का मंडे, मंडे भी 4 की है। हैं? छुट्टी ना होती? छुट्टी क्या करेंगे, बाद में देख लेना, रेलगाड़ी में चलते चलते देख लेना। पेपर तो 2-3 घंटे, कितने का है? 3 का कहाँ है यार? क्या हुआ दोस्त, तबीयत ठीक नहीं क्या? ये सुमित, तबीयत ठीक नहीं है बेटा?
हैं? अरे यार, यार देख सोनू, ये बहुत गलत बात है। आज तू नहीं दिखना चाहिए था मुझे क्लास में। ये तो बच ही गया। मैं राकेश से समझाया नहीं। नहीं नहीं, गलत बात है। तो लड़ाई चल रही है। भाई तेरी तो ये गलत बात है। देख कितने घंटे लगते हैं घर जाने में? क्लास कर और निकल जा। अरे नहीं, गलत बात है। पारिवारिक फर्ज निभाने भी बेटा जरूरी है। हैं? इसका भी मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या? बोल भी रहा हाँ सर। मैंने ये कोई शिक्षा नहीं दी कि परिवार को ना लेकर चलो साथ में। है? नहीं नहीं, तो मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाओ दोस्त। एक वो लड़का बोल रहा था पीछे कि सर अब तो सपने में, पहले तो कभी कभी एक्स आ जाते थे, अब तो आप ही दिख रहे कि आपने तो पूरी कहानी बदल दी जीवन की। मैं कहा अभी तो थोड़ा सा सिलेबस और बचा है, 31 तक देख भाई, दीपावली के बाद देख, दीपावली के बाद पटाखे भी चलते हुए दिखेंगे। क्या? अच्छा, सही बात है। चल अच्छी बात है, हम वजह तो है। हाँ बढ़िया फील हो रहा है ना देखो। अब आ जाओ फ्लिप फ्लॉप पे। ठीक है जी। क्योंकि बढ़िया टॉपिक है, थोड़ा रिलैक्स माइंड से ही से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ये भी पूछ ले तब भी बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा क्या है कि जो ये इसलिए पढ़ना जरूरी है, आपको ये पता चलेगी आपके मोबाइल की मेमोरी कितना है। 128 GB चल रही है आजकल तो, बड़े अच्छे अच्छे 6 6 8 8 GB तो रैम आ रही फोन की। MB नहीं, MB तो बहुत पीछे छूट गया। अब तो बच्चे GB और टेरा टूरा में बात करते हैं भाई। 4 TB की हार्ड डिस्क। अच्छा ये मेमोरी है क्या बीमारी? डाटा को स्टोर करने का मतलब डाटा को अपने यादों में रखें, है ना? आपको साइंटिफिक चीजें बता दूं कभी, ये जो हमारा शरीर है ना, बॉडी है, ये भी एक मेमोरी है, यादों का समंदर है। इसलिए जो आदमी परेशान हो, टेंशन हो, इसलिए उसे सिखाया जाता है कि आप नमक और नींबू का दान कीजिए। इसका मतलब होता है नींबू नमक एनर्जी को देने या एनर्जी को एक्सचेंज करने का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है दोस्त। ठीक है, तो परेशान आदमी से कुछ लोगे तो परेशान ही रहोगे। इसलिए कहा जाता है, ये साइंटिफिक रीजन है, इसलिए कहा जाता है, इसका कोई ऐसे नहीं कि किसी महात्मा ने या कुछ अलग से कुछ टेक्निक हो। ये जो हमारी बॉडी है ये यादों का समंदर है। तो एनर्जी एक्सचेंज होना, तभी कहते हैं कि किसी के यहाँ का नमक नहीं खाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि नमक हरामी कर दे। तो इसका मीनिंग है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो हमारी स्ट्रेस है, कई बार कहते भी है दान करिए इस चीज को, तो ये एनर्जी का एक्सचेंज होने का एक अच्छा स्रोत माना जाता है नींबू। इसीलिए किसी का हाथ से दिए हुए नींबू को अवॉइड करना चाहिए। कोई ऐसे हाथ करके ऐसे नमक दे रहा है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। तुम्हारे भी है भाई, यादों का समंदर ही है, टेंशन मत लो। देखो इमेजिन करके देखो यार कि मेमोरी का मतलब है पुराने डाटा को समावित करना,
है ना, एक साथ बनाए रखना। और अगर ये मेमोरी नहीं होती है तो आज की डेट में आप गूगल के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, या इंटरनेट है, किसी के बारे में भी सोचना बड़ा मुश्किल था, पैनल के बारे में सोचना मुश्किल था। हम इसमें सेव करते चले जाए, 1 महीना पुरानी जो हमने लिखा है बोर्ड पे वो सब है इसमें। तो हमें कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए था। अब रही मेमोरी बनाने की बात, कि मेमोरी तो हम इस स्विच अरेंजमेंट से भी बना सकते हैं। हाँ डेफिनेटली है, स्विच अरेंजमेंट से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ और नहीं बेटा, ये स्विच अरेंजमेंट ही है मात्र, बस एक व्यवस्था बनाई हमने अलग तरीके से। 1 बिट, 4 बिट निबल, 8 बिट बाइट, फिर बाइट से आगे चलिए अब किलो बाइट, MB, GB, टेरा। मतलब सोचकर देखिए कि आखिरकार अगर हम देखें तो बेसिक जो यूनिट थी वो तो बिट ही ना, बिट है। तो सबसे पहले अगर हम MB, टेरा, GB, PB इन सब के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले तो एक बिट को स्टोर करना है। तो माय डियर, फ्लिप फ्लॉप का जो हम मतलब समझ रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा अरेंजमेंट है जो सिर्फ एक सिंगल बिट को स्टोर करता है, सिंगल बिट, 0 या 1। अब जरा सोच कर देखो कि कितनी फ्लिप फ्लॉप या कितने रजिस्टर्स आप लोगों के फोन में है, अनलिमिटेड, जिन्हें आप सोच ही नहीं सकते, इमेजिनेशन नहीं आप कर सकते। तो एक बिट को स्टोर करना ये है फ्लिप फ्लॉप, और कई बिट को स्टोर करना इन्हें कहते हैं हम रजिस्टर्स। तो हम लोग ये कहते हैं यह है बेसिक मेमोरी एलिमेंट है। यह एक बिट को स्टोर करता है। इसे जो हम बनाते हैं बेटा, एक होता है SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। ये जो फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं ना, ये नैंड और नॉर की मदद से ही बनती है। तो सबसे पहले चलिए फ्लिप फ्लॉप समझने से पहले हम लोग चलते हैं लैच। अब ये लैच भी कुछ और नहीं है, लैच में भी क्षमता है 1 बिट। फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले ये कहे कि फ्लिप फ्लॉप बनाते समय हमें लैच की जरूरत पड़े। लैच को आप 2 प्रकार से बेटा बना सकते हैं, नैंड और नॉर। तो नैंड वाला ज्यादा मिलेगा आपको बुक्स में भी। ये हमने ले लिया यहाँ Q, और ये लिया जी Q बार। ये हमने A ले लिया यार, ये हमने B ले लिया। ये इसलिए आएगा आउटपुट कि देखो 2 नैंड गेट को इस तरह का एक अरेंजमेंट है कि अगर ये Q देगा तो ये इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट देगा, क्योंकि हमने इसके आउटपुट को इनपुट और इसके इनपुट को, इसके आउटपुट को फिर हमने एज ए इनपुट इस्तेमाल किया। अगर ये Q है तो ये Q बार देता, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने इसे देखा जी, लैच को समझते हैं बेटा। ये हमने लिया A, ये B, ये Q और Q बार। तुम्हें तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन ये स्टेज को आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। 4 अलग अलग चीजें बेटा, आप यही तो पढ़ते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1।
ठीक है जी। जीरो जीरो जरा यहां लगा कर देखिए, यहां भी जीरो करते हैं, ये भी जीरो करते हैं। इस क्यू को अगर हम जीरो के साथ लाए बेटा, नैंड है नैंड, तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। अरे यार, जीरो इंटू क्यू तो जीरो, और कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ 1 है तो ये भी 1 मिलेगा, आप करके देखो। अरे अगर ये जीरो है, यहाँ जो भी डाटा आता हो, इस डाटा को आप जीरो के साथ में नैंड ऑपरेशन करवाएंगे तो रिजल्ट जीरो मिलेगा, वो सॉरी 1 मिलेगा। आपने ट्रूथ टेबल ओपन करके देख लो, ठीक है। अगर एक भी ट्रूथ टेबल ओपन करो, नैंड के लिए ट्रूथ टेबल देखो, ये तो एंड है, नैंड नैंड। अच्छा हाँ, देख लो, नैंड में जब भी एक जीरो मिला है, जब भी एक, तो आउटपुट 1 है, ठीक है। तो जब यहां जीरो है, ये भी जीरो है, तो बेटा ये भी 1 है और ये भी 1 है। क्या ये सही है? ये तो कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था, ये तो हमें 1 1 मिला है, तो हम कहेंगे इनवैलिड स्टेट। तो ये 1 मिला और ये भी 1, ये कहलाती है इनवैलिड स्टेट। ये इनवैलिड है जी, ये वैलिड नहीं है। तो जैसे आपको सवाल दे दिया कि नैंड गेट लैच है, ये बेटा क्या है? नैंड गेट लैच। तो नैंड गेट लैच ये भी बेसिक मेमोरी एलिमेंट 1 बिट वाला ही है और कुछ नहीं। तो 0 0 पर कौन सी स्टेट मिलेगी? आप कहेंगे कि इनवैलिड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 0 1। यहां 0, यहां 1। देख लो जी भाई बच्चों, जब 0 आ गया इस तरफ तो हमें बता जी कुछ भी हो, यहां तो 1 है, ठीक है। अब ये वाला जो 1 है, यहां से देखो ना, आपने कहां ला रखा है, ये इसके साथ, और यहाँ 1 पहले से है, तो एक 1 है, ये 1 है, तो क्या मिलेगा? 0। अरे वाह, तो 0 1 पर हमें मिला है 1 0, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में आप 1 0 लगाकर देखिएगा तो आपको मिलेगा 0 1। बात यहां है, देखो आप यहां पहुंच गए, आपने 1 और 0 लगाया, आपको मिल गया 0 और 1। बात अब यह है, आपने यहां 1 रखा और आपने यहां 1 रखा, 1 और 1, यहां से समझना है। पुरानी वाली जो शर्त, पुराने वाली जो स्टेट है, ये 1 ये है ना, तो आप 1 को इस वाले 1 के साथ लेकर गए, क्योंकि ये देखो ना यार, तो 1 और 1 0, और इस 0 को 1 के साथ लाएंगे तो 1, तो ये भी 0 और 1 आया। यार हमने कहा कि अगर हम लोग इस पर 1 1 जोड़ दें, तो आपने कहा हाई कर दें, तो कुछ बदला क्या? पुराने वाले डाटे को ही रखा ना अपने पास। भाई हमने कहा देखो, इसने पुराने वाले डाटा को ही बनाए रखा जो 0 1 था, तो अगर 1 1 लगा देंगे तो ये कहलाएगा मेमोरी स्टेट। तो सिर्फ दिमाग में ये रखना है दो चीज, कि यदि नैंड वाला लैच होगा तो आप कहेंगे कि 0 0 पर इनवैलिड और 1 1 पर मेमोरी स्टेट, यानी कि जो डाटा है उसे खोएगा नहीं, इसको बनाए रखेगा। अब देखो बेटा, जब हमने सबसे पहले बात करें, हम लोग इसको लिख लो पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव, बेटा ये बहुत जरूरी है। यह है बेसिक मेमोरी एलिमेंट, यह एक बिट को, एक फ्लिप फ्लॉप मतलब एक बिट, एक फ्लिप फ्लॉप का मतलब सिर्फ एक बिट है, को स्टोर करता है। अब नेक्स्ट बनाएंगे एसआर, बस 5 या 10 मिनट का और है, ये समाप्त हो जाएगा हमारा। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे जो पॉइंट है वो लिखेंगे जरूर, लेकर 16 बिट के लिए 16,
32 के लिए 32, ये एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को स्टोर करेगा। 1000 बिट 1000 फ्लिप फ्लॉप, 10 की घात 20 तो 10 की घात 20 फ्लिप फ्लॉप। अब देखो, मतलब आप बेचारा साइज कंप्रेस करते जा रहे हो ना, मेमोरी चिप माइक्रो माइक्रो, तो बेचारा लॉजिक गेट पे क्या गुजर रही होगी यार, कितना बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे बेचारे को है। तो जेबर का नाश्ते में क्या आज? हम्म, तेवतिया, तेवतिया छुपा रुस्ते में और रख भी सकता है। पराठा खाए बहुत दिन हो गया यार। कल बने थे। दले का क्या नाश्ता करूंगा मैं। इससे बढ़िया तो हम यही कह देंगे कि मैडम को कि हम भी व्रत रखे हैं। तो बेटा मैं बाकी दिन रख लूंगा, आज ही नहीं रखता फिर। जो जो जिसने जो पर्दा चला रखी वो फॉलो करे, मैंने थोड़ा ही चलाई भाई। चलिए जी, SR बनाए जी। देखो बेटा, ये इस तरह का जो चित्र है, ये मिलेगा तुम्हें SR फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ क्या लिखना है, 0001 101। याद क्या रखना है, देखो 00 पर SR फ्लिप फ्लॉप मेमोरी स्टेट में काम करेगी। लैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, SR फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूं। ये 0110 और 11 पर ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड स्टेट। फिर आपने कहा जी इसकी बेचारे की यही दिक्कत है कि ये इनवैलिड में काम कर रहा है, तो आपने कहा कि SR फ्लिप फ्लॉप पर जब S बराबर 1 R बराबर 1 होता है तो यह इनवैलिड स्टेट में कार्य करता है तथा इसीलिए J के फ्लिप फ्लॉप यूज
करते हैं। फिर लिखिए जे के फ्लिप फ्लॉप एक यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। भाई इसका सॉल्यूशन क्या बताया, जेके फ्लिप फ्लॉप। और याद रखना कि जेके फ्लिप फ्लॉप एक यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। फिर ये याद रखना कि जेके फ्लिप फ्लॉप में एस बराबर 1, सॉरी जे बराबर 1 और के बराबर 1 पर रेज राउंड कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। राउंड कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। बस ये, और इसमें बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको। रेज अराउंड कंडीशन होती है जिसमें एक बार क्लॉक पल्स हाई करने से जो आउटपुट इनपुट है ये टॉगल यानी कि ऐसे चेंज होता रहता है, 10101010, तो इसे कहा जाता है रेज अराउंड कंडीशन। बस ये। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हमारी कहलाती है यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जोड़ लेंगे, एन बिट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स यूज करते हैं। एन बिट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं। एन मतलब एक से ज्यादा को, 2 3 4 5 6 7, इनको स्टोर करने के लिए रजिस्टर बना लेते हैं। तो रजिस्टर हमारी फ्लिप फ्लॉप का ही कॉम्बिनेशन होता है और डिजिटल हमारा समाप्त हो जाता है। एक बार इसको पढ़ लीजिए। नंबर सिस्टम बहुत खास है, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपके कंप्यूटर में भी मदद करेंगे।
मैं ये कहूँगा कि अपना फालतू का समय बेटा बिल्कुल वेस्टेज ना करें, एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और सीधे अपने मिशन पर लौट जाएं। बड़ा ही क्रूशल या इम्पोर्टेंट समय है, तो अपने समय की बर्बादी ना करें कि एग्ज़ाम देने तो आया ही हूँ, 2 दिन घर भी रुक जाऊँ। 2 दिन में ये मानो कि जो आपने बहुत दिन से मेहनत की है, तो 2-3 दिन तो आपके पेपर देने में जाएंगे, 2 दिन घर रुक जाएंगे, फिर 1 दिन आपका आने में भी लगेगा। 4-5 दिन गैप के बाद में आप आएंगे तो सब चीज़ों को आप टूटा फूटा पाएंगे। आप प्रेशर महसूस करोगे, प्रेशर महसूस करेंगे, पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं ज़बरदस्ती की छुट्टियाँ रखने का। मैं तो इस समय पर स्पेशली TG2 वाले बच्चों को मैं इस समय प्रीफर भी नहीं करता कि वो पेपर को इस समय अपने रास्ते से भटक कर पेपर को डिस्टर्ब करें, लेकिन अब आ गया है पेपर तो फिर अपना देने जाएं। और यही याद रखें कि ज़बरदस्ती की चीज़ों में समय ना बर्बाद करें। पेपर देने से पहले आप जो भी मर्जी पढ़ के जा रहे हो, लेकिन पेपर देने के बाद, नॉन टेक पेपर देने के बाद सीधे अपने मोबाइल को ओपन करके जब ट्रैवल कर रहे हो तो तब भी आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए। जितना अपने कंटेंट से जुड़े रहोगे उतना बेटा आप लोगों को बेनिफिट है। और नेक्स्ट हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे शाम से, ठीक है जी। और संडे को फिर हमारी एक बड़ा सेशन है जिसमें हमारे सेफ्टी एंड हेल्थ वाला है, हमारे कुछ बेसिक सिंबल हैं, फायर्स है, AC to DC कन्वर्टर, इल्यूमिनेशन, ये कुछ चैप्टर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे अपना संडे को। तो 3 दिन आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटू, संडे छुट्टी ना होती जब तक मैं बच्चों को जबरदस्ती दुखी ना कर दूं, या तो बच्चा हार मान ले या फिर आर पार कर ले कि भाई पढ़ना ही है, तो बच्चे को हम वैसे बीच में नहीं छोड़ते। बड़ा क्लियर है, या तो वो बेचारा दुखी होकर घर जाएगा कि अब तो मैं खेती बाड़ी करूं, मेरे बस की नहीं, या फिर वो यहाँ से फिर आगे बढ़े। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।